दोस्तों, योर नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको कई तरह के नॉलेज वाले वीडियोज़ मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। और टक्कर को संघट्ट भी कहा जाता है। कई बार पेपर में संघट्ट शब्द आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश में इसे कॉलिजन कहा जाता है। जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, ये वही टक्कर है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। टक्कर मतलब दो पिंडों का टकराना। एक पिंड मान लिया जाए ये है, ये ऐसे चल के आ रहा है, दूसरा पिंड यहां रखा हुआ है, इसने इसको टक्कर मारी। टक्कर मारेंगे तो दोनों इस तरह से टकराएंगे और टकरा करके फिर ये पिंड अपने रास्ते और ये पिंड अपने रास्ते। ये हमारी टक्कर या संघट्ट कहलाती है। तो टक्कर की यदि परिभाषा की बात करें तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। दो पिंड होते हैं, दोनों पिंड एक दूसरे के पास आते हैं और पास आने पर इनके बीच में एक क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया नहीं, एक दूसरे के प्रति जो भी क्रिया होगी, चाहे वो क्रिया प्रतिक्रिया के बल के आधार पर हो, चाहे आकर्षण प्रतिकर्षण के आधार पर हो, किसी भी आधार पर कोई क्रिया होगी और उसकी वजह से इनकी गति में परिवर्तन हो जाएगा। तो टक्कर की परिभाषा में ये तीन पार्ट महत्वपूर्ण है। पहली, दोनों पिंड पास पास आएंगे या एक पिंड दूसरे के पास आएगा। दूसरी बात, उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होगी। और तीसरी बात, इनकी गति में परिवर्तन होगा, तो ये टक्कर कहलाएगी। परिभाषा की फॉर्म में यदि हम बात करें तो ये होगी, जब दो पिंड एक दूसरे के निकट आते हैं तो इनके मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण इनकी गति में परिवर्तन होता है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को टक्कर या संघट्ट कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। जब दो पिंड एक दूसरे के निकट आते हैं तो इनके मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण इनकी गति में परिवर्तन होता है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को टक्कर कहते हैं। टक्कर के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो यह कि आप ये समझ लीजिए, टक्कर में पिंडों का आपस में संपर्क में आना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिंड यूं एक दूसरे से चिपकेंगे जब भी टक्कर होगी। बिना चिपके हुए टक्कर हो सकती है। आप पूछेंगे कैसे? आपने केमिस्ट्री में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा है, जो परमाणु के लिए किया गया था। और उसमें क्या हुआ था कि अल्फा कणों को की बौछार कराई गई थी और अल्फा कण इस नाभिक से टकराए बिना ही दूर हो गए थे। यानी संपर्क में नहीं आए थे। आकर्षण प्रतिकर्षण वाला जो प्रभाव है, उस प्रतिकर्षण बल के प्रभाव के कारण ये दूर हो गए। तो ये भी एक तरह की टक्कर है। ठीक है, तो पहली बात क्लियर। टक्कर में दोनों पिंडों का आपस में संपर्क में आना आवश्यक नहीं होता। दूसरी बात, आप संवेग संरक्षण का नियम पढ़ते आ रहे हैं, वो यहां भी लागू होता है। यानी कि टक्कर में टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल रेखीय संवेग समान रहता है, मतलब संरक्षित रहता है। ठीक है, तो संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, चाहे टक्कर किसी भी तरह की हो। टक्करों के कई प्रकार होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टक्कर किसी भी तरह की हो, संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। यानी कि टक्कर से पहले जितना रेखीय संवेग था, टक्कर के बाद भी उतना ही रेखीय संवेग रहेगा। और तीसरी बात आती है गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा और ऊर्जा या कुल ऊर्जा की। तो ध्यान रखें, आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ा हुआ है
इसका मतलब टक्कर में कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, मतलब टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा और टक्कर से बाद की कुल ऊर्जा हमेशा बराबर रहेगी। लेकिन गतिज ऊर्जा का संरक्षित रहना जरूरी नहीं है। गतिज ऊर्जा संरक्षित रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती। यानी टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा ये बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। तो ये दो बातें आप ध्यान रखें, संवेग तो हमेशा संरक्षित रहेगा, कुल ऊर्जा भी हमेशा संरक्षित रहेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित रहे या ना रहे यह जरूरी नहीं। जब आप टक्कर पढ़ते हैं तो टक्कर में एक गुणांक इंपॉर्टेंट होता है जिसे प्रत्यावस्थान गुणांक कहा जाता है। टक्कर की जो स्टडी की जाती है वो प्रत्यावस्थान गुणांक के आधार पर की जाती है। प्रत्यावस्थान गुणांक को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन न्यूटन ने दी थी। प्रत्यावस्थान गुणांक की हम एक बार सीधे डेफिनेशन की बात करें तो न्यूटन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन थी कि दो पिंडों की टक्कर में, ये टक्कर हो रही है, दोनों टकराए और ये दोनों गति कर रहे हैं, तो न्यूटन ने कहा कि दो जब पिंडों की टक्कर हुई तो टक्कर के बाद इन पिंडों का जो सापेक्ष वेग है और टक्कर से पहले इनका जो सापेक्ष वेग है उसका अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को ही प्रत्यावस्थान गुणांक कहा जाता है। यानी कि टक्कर के पहले मान लिया इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 है, और टक्कर के बाद इसका वेग v1 हो गया और इसका वेग v2 हो गया, तो E का जो मान होगा, प्रत्यावस्थान गुणांक जो होगा वो होगा v2 माइनस v1 बटे u1 माइनस u2। यानी इसको परिभाषा की फॉर्म में आप याद रखें, आप ये सूत्र याद रख लेंगे तो आपको परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। प्रत्यावस्थान गुणांक की परिभाषा क्या बनेगी कि टक्कर के पश्चात कणों के सापेक्ष वेग और टक्कर के पहले कणों के सापेक्ष वेग का अनुपात नियत होता है, जिसे प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब इसमें एक छोटा सा मॉडरेशन, छोटा सा संशोधन और हमें करना है। वो क्या है, आप देखिए, आप कहेंगे तो यहां v2 माइनस v1 किया है, यहां u2 माइनस u1 क्यों नहीं किया, यहां हमने u1 माइनस u2 किया। तो यहां बात आ रही है दूर जाने के सापेक्ष वेग की। कण किस तरह से, दो पिंड हैं वो दूर के सापेक्ष वेग से जा रहे हैं। ठीक है, यहां जो बात आ रही है वो आ रही है कणों के पास आने के सापेक्ष वेग की। कण किस वेग से सापेक्ष रूप से पास आ रहे हैं, किस सापेक्ष वेग से पास आ रहे हैं। तो इसकी फाइनल डेफिनेशन अब क्या बनी, प्रत्यावस्थान गुणांक की जो अंतिम परिभाषा रही वो रही, और ये न्यूटन ने दी थी, ध्यान रखिएगा, कि टक्कर के पश्चात कणों के दूर जाने का सापेक्ष वेग और टक्कर से पूर्व कणों के पास आने के सापेक्ष वेग का अनुपात सदैव नियत रहता है। इस अनुपात को प्रत्यावस्थान गुणांक कहा जाता है। इस E का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। ये बराबर भी हो सकती है, यानी E का मान 0 होगा या 1 होगा या इनके बीच में होगा और कोई मान नहीं होगा। और इन तीन आधारों पर गति के हमने प्रकार निर्धारित किए हैं। यदि E का मान 1 है तो ऐसी टक्कर को कहा जाता है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। क्या होती है ये हम एक एक टॉपिक पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हम बताएंगे पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, कैसे होती है, इसका मान क्या होता है। इसी तरह से अप्रत्यास्थ टक्कर, यदि E बराबर 0 हो जाए तो ऐसी टक्कर होती है पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर।
2 हो गए, 1 हो गया, 0 हो गया। अब बचा क्या? बचा ये कि यदि ये ई का मान 0 और 1 के बीच में रह गया तो सीधी सी बात है कि टक्कर अप्रत्यास्थ होगी। पूर्ण अप्रत्यास्थ ना हो लेकिन अप्रत्यास्थ होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ई बराबर 1 की स्थिति में ही टक्कर पूरी तरह से प्रत्यास्थ होती है। यदि ई का मान 1 नहीं है, 1 से कम है, तो टक्कर अप्रत्यास्थ हो जाएगी, और यदि यही मान 0 पे आ जाएगा तो टक्कर पूरी तरह से अप्रत्यास्थ हो जाएगी। ठीक है। तीसरा टॉपिक अब हम देखते हैं, टक्कर के प्रकार। टक्कर की हमने परिभाषा देख ली, इसके फैक्ट्स देख लिए, और प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है ये हमने देखा। अब हम टक्कर के प्रकारों की बात करते हैं। टक्कर के प्रकार हम 2 तरह से डिसाइड करते हैं। एक तो गति की दिशा के आधार पर, ठीक है, और एक प्रत्यावस्थान गुणांक के आधार पर। इन 2 आधारों पर हम टक्करों के प्रकार डिसाइड करते हैं। तो गति की दिशा के आधार पर तो जैसे आपने गति में पढ़ा था उसी तरह से बनेगा। एक विमीय टक्कर, या इसे सम्मुख टक्कर भी कहते हैं। गति में आपने पढ़ा हुआ है, यहां भी नाम से क्लियर है। एक विमीय यानी कि एक पिंड ऐसे आया, इसने सीध में दूसरे पिंड के टक्कर मारी, और टकराने के बाद दोनों पिंड इसी सीध में चले गए, यानी कि एक ही दिशा में चलते चले गए। टक्कर के पहले कणों की गति की एक ही दिशा थी और टक्कर के बाद भी वही दिशा रहती है, यानी एक ही विमा में रहते हैं या एक दूसरे के आमने सामने टक्कर करते हैं, एक ही लाइन में चलते हैं, तो ये एक विमीय टक्कर या सम्मुख टक्कर कहलाती है। इसको लिखेंगे कैसे? इसका लिखने का होता है, यदि टकराने वाले कण टक्कर से पहले और टक्कर के बाद एक ही दिशा में गति करें तो इसे एक विमीय सम्मुख टक्कर कहते हैं। इसी पैटर्न पे हो जाएगी द्विविमीय टक्कर या तिर्यक टक्कर भी कहा जाता है। द्विविमीय में क्या हुआ? एक पिंड यहां रखा हुआ था, एक पिंड यहां से इसने टक्कर मारी। अब टक्कर के बाद एक पिंड तो यहां चला गया, दूसरा पिंड यहां चला गया, यानी अब ये एक ही रेखा में नहीं चल रहे, लेकिन अभी भी एक ही तल में चल रहे हैं। जैसे मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे बात की, तो इसी ब्लैक बोर्ड पे गति हो रही है, कोई भी हवा में उड़ के इधर नहीं आया या नीचे नहीं गया, रहे इसी बोर्ड पे। तो यहां 2 विमाएं हो गई, एक विमाई हो गई, एक विमाई हो गई। 2 विमा में काम हो गया, आप समझते हैं। एक विमा का मतलब जैसे एक्स दिशा, 2 विमा का मतलब जैसे एक्स और वाई दिशा, ठीक है। तो ये 2 विमा में हो गई। तो कहने का मतलब यदि टकराने वाले कण टक्कर से पहले और टक्कर के बाद एक ही तल में गति करें, यहां वो एक ही रेखा में गति कर रहे थे, एक ही तल में गति करें तो इसे द्विविमीय या तिर्यक टक्कर कहते हैं। और तीसरी होती है त्रिविमीय टक्कर। त्रिविमीय का मतलब 2 दिशाएं तो यही और एक दिशा ये, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं तीनों सारी कवर होगी। तो इसमें क्या होगा? कोई भी कण टकराया, टकरा करके वो किसी भी दिशा में जा सकता है, ऐसा नहीं है किसी तल में रहे, वो इधर भी उठ के आ सकता है। जैसे हवा में आप किसी बॉल, एक बॉल हवा में है और दूसरी बॉल को उसी पे टक्कर मार दो, वो कहीं भी जा सकती है। तो ये त्रिविमीय टक्कर कहलाती है। यानी यदि टकराने वाले कण मुक्त आकाश में किसी भी दिशा में गति करें तो इसे त्रिविमीय टक्कर कहते हैं। त्रिविमीय टक्कर को बोर्ड पे चित्र बना के नहीं समझाया जा सकता, केवल ये कह सकते हैं हम एक पे नहीं आया, अब ये कहीं भी जा सकता है, इधर चला जाए, इधर चला जाए, सीधा चला जाए, इधर भी आ जाए, तो ये त्रिविमीय टक्कर, ठीक है। प्रत्यावस्थान गुणांक के आधार पर, अब भी आपने पहले भी देखा उसी पैटर्न पे, 2 तरह की टक्कर है, एक प्रत्यास्थ टक्कर और दूसरी अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E बराबर 1 और अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए E इज नॉट इक्वल टू 1। ये 0 भी हो सकता है
या 0 और 1 के बीच में कोई भी हो सकता है, टक्कर अप्रत्यास्थ रहेगी। और इनके में दूसरा अंतर क्या है, ये तो प्रत्यास्थान गुणांक की बात होगी। दूसरा मेन अंतर क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि संवेग तो हमेशा संरक्षित रहता ही है, तो चाहे प्रत्यास्थ टक्कर हो चाहे अप्रत्यास्थ टक्कर हो, संवेग दोनों में संरक्षित रहेगा। संवेग यहां भी संरक्षित रहेगा और यहां भी संरक्षित रहेगा, लेकिन कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। लेकिन मैंने कहा था गतिज ऊर्जा का संरक्षित रहना आवश्यक नहीं है। तो कहने का मतलब प्रत्यास्थ टक्कर वो टक्कर है जिसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहे, लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है, यानी कि संरक्षित नहीं रहती। तो प्रत्यास्थ टक्कर की परिभाषा क्या हुई कि यदि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कणों का कुल संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं तो इसे प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। और अप्रत्यास्थ टक्कर की क्या परिभाषा होगी कि टक्कर से पूर्व एवं पश्चात कणों का कुल संवेग तो संरक्षित रहता है, परंतु कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, उसे अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान 1 होता है, जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए इसका मान 1 नहीं होता। ये टक्कर की पूरी समरी आपके समझ में आ गई। अब हम एक एक तरह की टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर की पूरी डिटेल्स अलग से पढ़ेंगे, अप्रत्यास्थ टक्कर की पूरी डिटेल्स अलग से पढ़ेंगे। यह हमारी समराइज थी। ध्यान रखिएगा, टक्कर को संघट्ट भी कहते हैं, पेपर में संघट्ट भी आ सकता है। ठीक है।